आज बात करेंगे राम भद्राचार्य के वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर। चंद्रशेखर आजाद ने राम भद्राचार्य पर विवादित बयान दिया है। इसके साथ ही बात करेंगे आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और बीजेपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसके अलावा बात करेंगे वोट चोरी पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से बड़ा हमला बोला है। राहुल ने हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी ने उसे बेदम बता दिया। और फिर बात होगी 2027 का विधानसभा चुनाव। इस बार अखिलेश जैन चौधरी के बगैर लड़ेंगे। ऐसे में जाटलैंड में अखिलेश ने गुर्जर वोट बैंक पर फोकस किया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में जमानत मंजूरी की है, यानी कि अब आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम खान पर मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की जगह अपनी पत्नी के नाम करने का आरोप था इस प्रॉपर्टी को। और वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि वो इस मामले में कानूनी तरीके से अगला कदम उठाएंगे। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत पर मंजूरी दे दी है। अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में जमानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला तो इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। आजम खान को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि वे पूरे ऑर्डर को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। पूरा जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है, उसको स्टडी करेंगे और जो भी उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें आई हैं और उसके बाद ही फैसला होगा उसमें कि क्या कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? हमने हमेशा से ही कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आज भी कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो ठीक ही दिया होगा। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की जगह अपनी पत्नी के नाम पर कर दी थी। करीब 2 साल से जेल में बंद आजम खान के लिए हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी की है। राम भद्राचार्य के मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहने पर चंद्रशेखर ने उन्हें संत मानने से इनकार कर दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के जगतगुरु राम भद्राचार्य पर की गई टिप्पणी से संत समाज आक्रोशित हो गया। संतों ने चंद्रशेखर के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदुओं पर बहुत संकट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु राम भद्राचार्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राम भद्राचार्य को संत मानने से भी इनकार कर दिया। जहां से पहला कदम शुरू हुआ वो धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संत आक्रोशित हो गए हैं।
देखिए, जब बिना मन और मेहनत के ऐसे लोग लोकतंत्र में चुनकर चले जाते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के अभद्र भाषा का और अभद्र मर्यादा का परिचय देते हैं। ये इनके संस्कार हैं कि साधु संतों को और एक दिव्यांग जन को, जो मैं मानता हूं कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं और बिना नेत्र के हैं, ऐसे महापुरुष हमारे रामानंदाचार्य स्वामी श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं तो धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। नगीना सांसद का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे चंद्रशेखर रावण के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूज्य जगतगुरु भगवान के ऊपर जो है इस प्रकार का अपशब्द कहना, उनको भद्दी शब्दों का प्रयोग करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का मांग करिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी के जिलों को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर जहां विपक्ष की बयानबाजी जारी है, वहीं बीजेपी नेता डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये तो फुलझड़ी निकली, वो भी फुस हो गई। जहां एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल के आरोपों का समर्थन किया, वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उनके पास परमाणु बम है। देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर वोट चोरी के सबूत दिखाने का दावा किया है। राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत मिल्कीपुर से हुई। इसकी शुरुआत डकैती की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या जनपद है और उसी जनपद में मिल्कीपुर है विधानसभा क्षेत्र। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि हम विपक्ष को करारा जवाब देंगे। 60 साल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं, वो तो घूम घूम खुद कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का? इनको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर है। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए थे और आज एक बार फिर प्रेजेंटेशन से वोट चोरी का दावा किया है, जिस पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव मौर्य का कहना है कि अखिलेश हमेशा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं, जहां गुंडे माफिया का ही बोलबाला था, लेकिन अब कानून का राज है। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब जीतेंगे तो चुनाव आयोग को बधाई देंगे, हारेंगे तो सब खराब हो जाता है। पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो गुंडागर्दी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो दुर्घटना जो भी हुई, जिसने भी अपराध किया कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा कानून उसके खिलाफ कठोरता से बर्ताव करेगा। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी न रहें।
कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे, तो बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं, डिरेल्ड हैं, सत्ता की भूख उन्हें सोने नहीं दे रही है। वो कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है, और जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार से पूरे भारतवर्ष में जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मुख्यमंत्री योगी ने देश में जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उनका कहना है कि इससे देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। हर गरीब और वंचित को योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सीएम योगी ने देश में जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों के लिए दिवाली का बड़ा गिफ्ट बताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जीएसटी की नई स्लैब से न सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी होगी बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। जीएसटी बदलाव से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आएगी बल्कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। गरीब और वंचित को केंद्र और राज्य की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक हफ्ते में अखिलेश यादव ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा समेत करीब 1 दर्जन जिलों के प्रतिनिधि बुलाकर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका हो सकती है। जयंत चौधरी से अलगाव के बाद एसपी की 2027 के लिए अग्नि परीक्षा है। एसपी गुर्जर और जाट में से कम एक वोट बैंक पर अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। यही वजह है कि अखिलेश लगातार एक हफ्ते से एसपी ऑफिस में बैक टू बैक पश्चिमी यूपी को लेकर गहन समीक्षा करते दिखे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी का समीकरण साधने में जुटे हैं। साल 2022 की तरह जयंत चौधरी अब उनके साथ नहीं हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। ऐसे में अखिलेश की नजर मुस्लिमों के साथ गुर्जर वोट बैंक पर भी है। तो जाहिर सी बात है 3 से 4% जो जाट वोटर्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को पता है कि वहां पर नुकसान हो सकता है। इसलिए अब कोशिश है उस नुकसान की भरपाई को भरने के लिए। इसके लिए 5 से 7% जो गुर्जर वोटर हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है और इसके लिए तमाम चौपाल की जा रही हैं, रैलियों की भी तैयारियां हैं और मिहिर भोज से लेकर तमाम जो सांकेतिक तौर से, प्रतीकात्मक तौर से जो ऐसे मुद्दे जो गुर्जर समाज में पैठ बनाने के लिए कारगर हो सके उन्हें आजमाया जा रहा है। गुर्जर वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश पिछले एक हफ्ते से कई बैठक कर रहे हैं। अखिलेश 2 फॉर्मूले पर चल रहे हैं। पहला फॉर्मूला जाट वोट से होने वाले नुकसान की भरपाई, दूसरा नौजवानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। 18 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली हैं,
लेकिन उन पदों को भरना तो दूर, पद सृजन करना तो दूर, युवाओं को उनके हाल पर छोड़ करके लाठियां इस सरकार में बरसाई गई हैं। दलितों की जिस तरह से बस्तियां और घर जलाए गए, पिछड़ों के साथ भेदभाव किए गए, उनके आरक्षण को समाप्त किया गया, अल्पसंख्यकों के साथ सामाजिक अपमान करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहिष्कृत करने का काम हुआ, या उत्तर प्रदेश की जनमानस ने अपनी खुली आंखों से देखा है। पश्चिमी यूपी में लगातार समीक्षा बैठकों से एसपी इस बात का संदेश देने की कोशिश में है कि पश्चिमी यूपी का वोट उन्हें मिल सके। अगर यहां एसपी को लीड मिलती है तो 2027 में बीजेपी को ज्यादा चुनौती दे सकती है। लोकसभा सत्र जब से खत्म हुआ है, अखिलेश यादव लगातार कई जिलों की मीटिंग कर चुके हैं, क्योंकि उनके पुराने साथी भी उनके साथ नहीं हैं। ऐसे में पुराने साथी से हुए नुकसान की भरपाई करना, साथ ही नौजवान नेताओं पर निर्भरता समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बिहार में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दल जमीनी समीकरण सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूपी में खराब रिजल्ट के बाद बीएसपी बिहार में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। बिहार चुनाव में एसपी और साथ ही निषाद पार्टी ने भी एनडीए से सीटों को लेकर डिमांड की है और डिमांड पूरी नहीं होने पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ बिहार में जहां 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव में बीएसपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार चुनाव का जिम्मा सौंपा है। लेकिन सवाल यही है कि जब बीएसपी की हालत यूपी में ज्यादा अच्छी नहीं है तो बिहार में कितनी सीटें ले पाएगी। बिहार में 16% जो दलित वोटर हैं, उनमें 4.5% जाटों हैं। मायावती को लगता है कि उनके परंपरागत वोटर हैं और उन पर वो फोकस कर रही हैं, और इसके साथ ही आनंद की एक बड़ी अग्नि परीक्षा है बिहार के चुनाव को लेकर। तो बीएसपी पूरी तरीके से कोशिश में है कि 25 से 30 सीटों पर खासतौर से तवज्जो दी जाए, और यहां पर अगर बेहतर परिणाम आता है तो फिर बसपा के लिए रिवाइवल का जो उनके तमाम उम्मीदें हैं, प्लान हैं, वो फिर से उनकी ओर पुख्ता हो सकेंगी। योगी सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका निभा रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी भी बिहार में ताल ठोकने जा रही है। एनडीए गठबंधन में सीट नहीं मिली तो अकेले भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात हो या फिर निषाद पार्टी की बात हो, चूंकि निषाद पार्टी के जो उनके टारगेट पर हैं निषाद वोटर्स हैं, और बिहार में एक बड़ा चंक है निषाद वोटर्स का, और वहां पर जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वहां पर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के उनके जरिए दांव लगाया जा रहा है। तो एनडीए निषाद पार्टी के जरिए संजय निषाद कोशिश करेंगे कि निषाद वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाएं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनको लगता है कि वहां पर जो राजभर बिरादरी के वोटर्स हैं वो उनका साथ देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस पर तंज कसा है। उनका कहना है कि एसबीएसपी और निषाद पार्टी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं पहले बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिहार की जनता ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। बीएसपी जहां यूपी में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई, वहीं एसबीएसपी और निषाद पार्टी को लेकर भी विपक्ष के सवाल हैं कि उन्हें वहां कितना जनाधार मिलेगा। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और खबर लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 14 सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले गए हैं। यूपी में कई अपर मुख्य सचिव का भी तबादला किया गया है। अमित कुमार घोष प्रमुख सचिव बने हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव बने हैं। पशुपालन दुग्ध विकास अमृत अभिजात प्रमुख सचिव बने हैं। पर्यटन संस्कृति और भूपेंद्र एस चौधरी बरेली के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। 14 सीनियर आईएएस का तबादला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी में 14 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हो गए हैं।
कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले गए हैं, जिनके हमने आपको नाम बताए कि करके आप देख सकते हैं। यूपी में कई अपर मुख्य सचिव का भी तबादला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके देश के छात्रों युवाओं का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने जेन ज़ी का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला। निशिकांत दुबे ने कहा कि जेन ज़ी परिवारवाद के खिलाफ है। बीजेपी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से बात कही गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल को जेन ज़ी क्यों बर्दाश्त करेगा। जेन ज़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जेन ज़ी राहुल को क्यों नहीं भगाएगा। तो क्या कहा उन्होंने, अमनदीप अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि बीजेपी लगातार हमलावर है राहुल गांधी को लेकर, और बीजेपी ने कहा है कि जेन ज़ी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जेन ज़ी भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप तैयारी करो, आ रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है।